हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th की, क्लास 9th का जो अपना चैप्टर पार्ट था, जो अध्याय था अपना 13 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी हमने पिछली क्लास में थोड़ी सी बात की थी। एक तो क्वेश्चन था जो हल किया था और थोड़े बहुत समझा भी था कि घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, उनकी आकृतियाँ कैसी होती है, और हम इस पार्ट में क्या क्या उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो अपना जो 13 अध्याय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके जो सूत्र हैं वो आगे तक काम आने वाले हैं, 10th क्लास में काम आने वाले हैं, और उसके बाद जब भी हम कंपटीशन यानी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उनमें भी ये प्रश्न है वो बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं, निभाते हैं। तो आइए आज चलते हैं हम अपना जो चैप्टर था 13, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्नावली 13.1 का, हमने 13.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हल था, वो कर लिया था। और आज अब हम बात कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 की, जो अपने पास में ये क्वेश्चन है। ये 13.1 का दूसरा क्वेश्चन है। 13.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्या है दी हुई है। क्या क्या है? 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। हमें एक कमरे की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, और उसकी जो ऊंचाई है वो भी 3 मीटर दी हुई है। हमें इतना काम कर रखा है। फिर आगे बता रहा है रुपए कितने? 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर दर की, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल का रुपए है वो कितने हैं? 7.50 रुपये है वो है की दर से इस कमरे की दीवार, जो कमरा है उसकी दीवारें, कमरा है तो उसकी दीवारें कितनी होगी? 4 दीवार होगी। उन चारों दीवारों का और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय का मतलब होता है खर्चा, लागत, यानी हम कोई भी काम कराते हैं तो उस काम के लिए जो धनराशि देते हैं, जो खर्चा करते हैं, जो लागत लगाते हैं, वह हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमने जो भी प्रश्न दे रखा है उसको पहले समझना है कि वो प्रश्न में जो क्वेश्चन है अपने पास में, उसमें वो बताना क्या चाहता है और क्या गायब है। अब यहाँ इस प्रश्न में कुछ चीज़ें हैं जो हमें दी हुई नहीं है, गायब है। उन्हें हमें खुद थोड़ा से अपनी जो मानसिक योग्यता है उसके द्वारा समझना है। कैसे? ये बता रहा है कमरा। सर कमरा तो आपने बताया था घन और घनाभ के आकार का होता है जी। अब इसका डिस्कस करना है कि वो कमरा है वो घन के आकार का या घनाभ का। उसके लिए हम उसकी देखते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंस है। लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, और ऊंचाई क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तीनों ही अलग अलग है। इसका मतलब सर ये घन तो हो नहीं सकता। घन तो 100% नहीं है, क्योंकि घन तो ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं हैं, सारे फलक है वो बराबर होते हैं, पृष्ठ बराबर होते हैं, किनारे बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पर तो संभव नहीं है सर। इसका मतलब ये क्या हो सकता है? घनाभ हो सकता है, और कमरा घनाभ के आकार का होता है। तो कमरे को पता लगा लिया हमने, कमरा है वो किस आकार का है? घनाभ के आकार का। हमें ये चीज़ है वो हमें नॉलेज के द्वारा अपने मानसिक से हमने निकाल लिया, जो परिभाषा थी उनके द्वारा। अब हमें ये पता लगाना है कि वो कमरे के अंदर सफ़ेदी कहाँ हम करते हैं। सफ़ेदी का मतलब जो कलर है, जो रूम होते हैं उनमें हम जो पेंट करते हैं, कलर करते हैं, वो सफ़ेद कलर करने का, तो वो तो हम अपने मानसिकता देखते हैं कि सर 4 दीवारों का कलर करते हैं, और छत का भी लोग करते हैं, तो इसमें छत का तो नाम सीधा ही दे रखा है। लेकिन अब ये समझने वाली ये बात है कि हम अपने फर्श का, आंगन का कलर तो नहीं करते। उनमें तो जो भी है वो आंगन किया होता है या उसमें मार्बल का काम करवाया जाता है, उसमें तो कलर नहीं करते। इसका मतलब ये क्या करना है, जो एक नीचे का जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या करना है, या तो संपूर्ण क्षेत्रफल में से घटा दो,
संपूर्ण कौन सा? अपने पास में घनाभ का जो संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये है। उसमें से क्या कर दो, नीचे का, किसका, जो नीचे का फर्श है, जो आंगन है, उसका क्षेत्रफल घटा दो। या सर दूसरा तरीका और है, अपने पास में चारों दीवारों का सूत्र तो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सूत्र तो सर अपने पास में मौजूद है। तो उसके द्वारा हम उस कमरे को क्या कर देंगे, चारों दीवारों का कलर पहले कर देंगे, फिर पीछे बच जाएगी छत। तो छत का क्या होता है, छत जो जैसा आकार आंगन का होगा वैसे छत का होगा, आयत का आकार होगा। तो आयत का आकार, आयत का क्षेत्रफल 1 का पृष्ठ का करके जो हमने चारों दीवार का किया था उसमें उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही काम करना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें यही चीज थी जो पता नहीं थी, उसने छुपा रखी थी, गायब कर रखी थी। तो अब ये चीज हमें मिल गई है। क्या मिल गया, आंगन मिल गया, फर्श मिल गया। यानी कि फर्श का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, या फिर हमें ये समझ में आया है कि उस संपूर्ण क्षेत्रफल लगाएंगे सूत्र, तो उसमें से ये फर्श का क्षेत्रफल है वो माइनस करना है, घटाना है। ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो आइए क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की खास विशेषता ये है कि जो दे रखा है वो उसको जैसा का जैसा लिख दो। क्या दिया हुआ है, कमरे की लंबाई, तो हम लिख देंगे कमरे की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो ये लिख दिया 5 मीटर। मीटर का एम का मतलब ही मीटर होता है, और मीटर है उसको हिंदी में मीटर लिखते हो तो भी सही है, आपका कोई गलत नहीं करेगा। फिर आती है कमरे की चौड़ाई। कमरे की चौड़ाई वो कितनी है, 4 मीटर। फिर आती है कमरे की ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई वो है अपने पास में 3 मीटर। इतना हमें काम दे रखा था। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना, हमें ये बता रहा चारों दीवारों का। तो हम इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवारों का, दीवार घनाभ में तो नहीं होती है तो चारों भुजाओं का लगा दो। घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल का सूत्र है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब तो जो भाग हमें दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, तो दिखने वाला भाग होता है वो चारों भुजाएं होती है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू गुणा किससे करनी है, ऊंचाई से। यह होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसके द्वारा अब हमारा किसका, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में, सूत्र यही रहेगा, बस ऊपर वाले हैं जो मान रखने हैं। कैसे, 2 गुणा लंबाई अपने पास कितनी है 5 प्लस चौड़ाई कितनी है सर 4 गुणा ऊंचाई कितनी है 3। तो ये मैंने रख दी ऊंचाई का मान 3। अब इसको बस आगे हल करते जाना है। क्या करना है, हल ही तो करना है। 2 ये गुणा हो रहा है इस पूरे कोष्टक से, और कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो आपस में जुड़ रही है। 5 प्लस 4 पहले अंदर जोड़ने वाला काम करना है, तो 5 प्लस 4 9 हो गया, फिर हो जाएगा 3। अब ये 2 किससे गुणा हो रहा है, ये 2 गुणा है वो 9 से हो रहा है, 9 गुणा है वो 3 से हो रहा है। तो आपको जो अब तीनों आपस में गुणा ही हो रही है, तो किसी को भी पहले कर लो जो आपको अच्छा लगे। यदि 3 को मैं करूँ तो 9 3 27, और 27 को यदि हम 2 बार है वो ऐड करते हैं तो 27 को मैंने 2 बार गुणा कर दिया, और ये हो गया 14, हाथ की 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, कितने हुए 54। ये अपने पास में 54, और क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में है, वर्ग मीटर, या उसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर। बात है एक ही होती है, कोई अलग नहीं है। यदि मैं इसको मीटर स्क्वायर लिखूं तो भी वो सही है, और यदि मैं इसको वर्ग मीटर लिखूं तो भी सही है। वर्ग का मतलब ही स्क्वायर होता है।
अब ये किसका क्षेत्रफल आया, ये अपने पास में इस क्षेत्रफल है वो चारों दीवारों का आया है। अब तो हमने कितने चारों दीवारों पर सफेदी की है, अब हमें छत पे सफेदी करनी है। तो यहाँ नीचे और लिखेंगे कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो तो कमरे की छत होगी वो आयत के आकार की होगी, और आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल जो सूत्र है वो आयत का होता है, तो आयत का लगा देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, अपने पास में लंबाई है वो कितनी है, लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, बराबर 5 गुणा 4 20 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल चाहे किसी भी आकृति का निकालो, आकृति पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा ही किसी भी आकृति का, घन, घनाभ, वृत्त, आयत, त्रिभुज, किसी का भी निकालो, क्षेत्रफल होता है वो वर्ग मीटर में ही होता है या वर्ग सेमी में होता है, यानी आगे मात्रक अलग हो सकता है लेकिन क्षेत्रफल है वो वर्ग यानी स्क्वायर में होता है। तो ये अपने पास में किसका आ गया है, कमरे की छत का क्षेत्रफल आ गया है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें तो पेंटिंग है, जो हमारे कलर है वो तो छत पर भी करना है, दीवारों पे, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि वो पैसे तो 1 मीटर स्क्वायर का कितने ले रहा है, 7 रुपये और 50 पैसे। तो यहां लिखेंगे अतः कमरे के दीवारों और छत का क्षेत्रफल, हमने दोनों को साथ में ले रहे हैं भाई, दीवार और छत दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों का तो हो जाएगा 54, चारों दीवारों का कितना है 54 है, और छत का है 20 और 54 कितने हो गए 74 वर्ग मीटर। कितना क्षेत्रफल आएगा 74 वर्ग मीटर। यानी हम उस कमरे के कलर है वो छत और दीवारों पे दोनों का निकालते हैं तो कितना आता है 74 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आता है। अब इस 74 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के पैसे हैं वो 1 मीटर की लागत कितनी है, 1 मीटर की लागत है वो है 7 रुपये और 50 पैसे। तो हमें गुणा करके निकालना है, 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर सफेदी की लागत वो है 7 रुपये और 50 पैसे। तो अपने पास क्षेत्रफल कितना है 74 वर्ग मीटर, कितना क्षेत्रफल है 74 वर्ग मीटर सफेदी की लागत कितनी हो जाएगी 74 गुणा 7.50। हमें इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, गुणा ही करना है। मैं आपको इसमें जितने भी गुणा है जहां तक है वो लगभग सारे बता रहा हूं, क्योंकि ये गुणा है वो इम्पोर्टेंट है, पॉइंटों वाले गुणा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो गुणा कैसे करोगे, पहले जो पॉइंट है उसको भूल जाओ, सीधे नॉर्मल गुणा करो। यदि मैं इसको ऊपर वाला पॉइंट भूल जाता हूँ 750 बन जाएगा, 0 से गुणा किया 4 को 0, फिर 4 को 5 से गुणा किया 5 20, हाथ की 2, हाथ चौक 28 में मैंने 2 जोड़े तो कितने हो गए 30, ऐड हो गए 30 मेरे पास में। 7 को 0 से किया 0, हाथ को 5 से किया, हाथ बन जा 35 का 5, हाथ की 3, फिर हाथ को 7 को 7 से किया, हाथों हाथी 49 में 30 जुड़े तो 52 हो गए। अब इसके पॉइंट की जगह पर पॉइंट उतारते जाओ, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0, 5 की जगह पर 5, 3 2 5 और 5 की जगह पर 5। अब अपने पास में आए हैं वो 5 5 0 0 आया है अपने पास में।
तो पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद था पीछे से, 1 2, तो यहाँ से पीछे से करो 1 2, यहाँ पर पॉइंट, और पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास में पॉइंट के बाद तो केवल 0 ही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि संख्या है तो वैल्यू है, तो अपने पास में 555 रुपये क्या आया है, खर्चा आएगी, लागत आएगी उस कमरे के चारों दीवारों और छत पे सफेदी करने का। तो यहां लिखेंगे अतः कमरे के चारों दीवारों और छत पर सफेदी की लागत 555 रुपये है, वो क्या होगी, ये अपना है वो उत्तर है। यानी हम उस कमरे में चारों दीवारों का और छत का जो कलर करेंगे सफेदी, उसकी लागत होगी वो हमें कितनी अदा करनी पड़ेगी, 555 रुपये है वो हमें अदा करनी पड़ी होगी। हमें 555 है वो उस पेंटर को देने पड़ेंगे जो कलर करने वाला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें पूछ रखा था वो हमने ज्ञात कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम यदि यहाँ पर ये जो क्षेत्र चारों दीवारों का हटाकर यदि मैं संपूर्ण का सूत्र लगाता तो उसमें से ये जो क्षेत्र है, ये जो हमने कमरे का निकाला है छत का, यहाँ पर मैं किसका क्षेत्रफल निकालता, उस आंगन का, फर्श का निकालता, और फर्श का निकालकर फर्श का क्या करता था, संपूर्ण क्षेत्रफल में से माइनस करता, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप संपूर्ण का निकाल कर माइनस करो, इससे अच्छा ये है कि हम पहले चारों दीवारों का जोड़ देते हैं फिर छत का उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ये अपना आसान तरीका है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा हो गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है जो अब लिखने की, इतना बड़ा क्वेश्चन है उसको लिखते हैं तो अपना बोर्ड है वो पूरा भर जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम उसमें दिया हुआ क्या है, जहाँ तक है सभी के पास में अपनी अपनी बुकें हैं, और तो बुक निकाल लीजिए और उस बुक में देख लीजिए। हमें जो दिया है वो मैं लिख देता हूँ, फिर उसको हल कैसे करना है वो भी हम बोर्ड पे कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की और अपनी बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि किसी आयताकार होल है, होल का आकार कैसा है, एक आयत के आकार के होल के फर्श का परिमाप, फर्श का मतलब आंगन है, तो हमारे पास में ये बता रहा है आयताकार फर्श का परिमाप है। तो मैंने भी लिख लिया है आयताकार जो होल है उस होल का जो फर्श है, आंगन है, उसका परिमाप। परिमाप शब्द का मतलब होता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप, चारों ओर का माप। यानी ये कह दो कि जो आंगन है उसके 4 किनारे हैं और चारों किनारों की लंबाई है वो जोड़कर हम एक साथ जोड़ लें सभी को, तो वो अपने पास में क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। जैसे यदि ये मैं मान लूँ कि ये आंगन है कमरे का, और यहाँ से यहाँ की लंबाई है वो 10 है, यहाँ से यहाँ की लंबाई 8 है, और यहाँ से यहाँ की भी 10 है, और यहाँ की यहाँ से भी 8 है। तो ये 8 8 16 हो जाएगी, ये 10 10 20 हो जाएगी, 20 और 16 सब जुड़ के परिमाप हो जाएगा अपने पास में 36। कितना हो जाएगा, 36 मीटर आ जाएगा अपने पास परिमाप। यानी चारों दीवारों का जो माप होता है वही परिमाप है। तो इसका मतलब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है वो परिमाप दे रखा है किसका, एक जो आयताकार होल है, कमरा है बड़ा, उसका जो आंगन है, जो फर्श है, उस फर्श का हमें चारों ओर का माप दे रखा है, और वो अपने माप कितना है, 250 मीटर। परिमाप होता है वो हमेशा मात्रक में ही होता है। सर ऐसे मत करो सर ये वर्ग मीटर में हो जाएगा, नहीं, ये वर्ग मीटर में नहीं होता है। वर्ग मीटर में केवल से केवल क्षेत्रफल शब्द आता है और घन में आता है आयत। परिमाप होता है जो जिस मात्रक में है उसी में होता है। समझ गए बात को। अब आइए चलते हैं दूसरी लाइन पे। पहली लाइन तो हमें है वो आयताकार एक हॉल का फर्श है जिसका परिमाप दे रखा है, हमने ये परिमाप पता लगा लिया। इस परिमाप के बाद में आगे ये बता रहा है
कि यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हम उस कमरे में 10 रुपये प्रति मीटर, हम 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो रुपए कितने दे रहे हैं, 10 की दर से कमरे की चारों दीवारों पर भी क्या करा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, कलर ही करवा रहे हैं। कलर करवाने की लागत है वो 15,000 रुपये है। यानी चारों दीवारों पर कलर करने की जो लागत है वो कितनी है, 15,000 रुपये है। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस हॉल की ऊंचाई क्या होगी, इतना कितना वो खर्चा 15,000 रुपये ले रहा है, तो इतना कितना बड़ा हॉल है, उसकी क्या ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ये नहीं पूछा है कि क्षेत्रफल कितना है, इसने तो और ही पूछा है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि हमें जो फर्श दे रखा है उसका जो क्षेत्रफल है वो किस परिमाप है वो क्या है, 250। यदि हम फर्श है वो आयताकार है, ये भी हमें लाइन दे रखी सीधी, इसका मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सूत्र है वो कहीं ना कहीं अपने थोड़ा सा काम का है, यानी उपयोग है, इसीलिए हमें सूत्र का उपयोग करेंगे सीधे डायरेक्ट। कैसे, हमने लिख लिया आयताकार फर्श का परिमाप 250 मीटर, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पेंट करने की दर है वो 10 रुपये है। तो चारों दीवारों का पेंट की लागत हो जाएगी, वो हो जाएगी, उसने सीधे ही बता रखा है कि 15,000 रुपये ले रहा है। तो हम चारों दीवारों की लागत दे रखी है और 1 मीटर स्क्वायर की लागत हमें खर्च दर दे रखी है। इसका मतलब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यदि मैं आपको क्षेत्रफल दे दूं और मैं बोल दूं कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत है वो 10 रुपये है, तो संपूर्ण की लागत करो, आप क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर की जो दर है उसको किससे गुणा करोगे, क्षेत्रफल से। हम गुणा ही तो करते हैं, गुणा ही करते हैं, तब अपने पास में लागत आती है। तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ जैसे मैं आपको दूं कि 50 पेन है, या मैं मान लो 10 पेन है और 50 रुपये दिए हैं, तो 1 पेन के कितने हुए, आप क्या करोगे, 50 में 10 का भाग ही दोगे। तो वैसे ही यहाँ करनी है कि 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये ले रहा है और पूरे का कितना क्षेत्रफल का ले रहा है, वो पूरे क्षेत्रफल कितना है वो हमें पता नहीं है। पूरे कमरे के चारों दीवारों को करने का वो लागत ले रहा है, वो लागत ले रहा है 15,000 रुपये। इसका मतलब मैं 15,000 रुपये के अंदर 10 रुपये का, यदि 10 रुपये का भाग देता हूँ, 10 का भाग देता हूँ, तो मेरे पास में उस कमरे की जो चारों दीवार होगी उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो संपूर्ण लागत है उसमें क्या कर दूंगी, चारों दीवारों की पेंट की लागत, जो हम कलर करवा रहे हैं उस कलर की लागत, बट्टे में मैं क्या कर दूंगा, प्रति मीटर स्क्वायर की दर, प्रति मीटर स्क्वायर की दर, प्रति मीटर का इसका होता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर की दर। तो मेरे पास में कितना है, मेरे पास में चारों दीवारों को पेंट करने की लागत है वो है 15,000 रुपये, बट्टा 1 मीटर की मेरे पास में कितनी दर है, 10 रुपये। 0 से 0 कट गया, 1 का भाग दिया तो कितना आ गया, वैसे के वैसे 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, ये मीटर में बदल जाएगा। तो ये हमने क्या ज्ञात किया है, ये हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही तो ज्ञात किया। ये अपने पास में 1500 वर्ग मीटर क्या आया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया है। यानी उस कमरे में 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 1500 वर्ग मीटर। ये अपने पास में क्षेत्रफल आ गया। अब हमें परिमाप का क्या काम है, हमें तो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो किसका है, सर ये क्षेत्रफल तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, उस कमरे जो हॉल है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। यदि ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा घनाभ का, उसके बराबर तो होगा। यदि कोई बता देगा ये 2 किलो है, इसका मतलब जो 2 किलो का वाट है उसके बराबर इसका वजन होगा, तभी तो ये 2 किलो मान्य होगा। तो वैसे ये बता रहा है ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है कमरे का, और कमरा है वो घनाभ के आकार का है। यदि वो इस आकार का है तो इसका जो सूत्र हो क्षेत्रफल होगा वो उसके जो
तो घनाभ के जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसके बराबर ही तो होगा। और घनाभ का क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, हम ये लगाएंगे, घनाभ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका सूत्र होता है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, जिसको हम बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब सामने दिखने वाली, पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो हमें चारों दीवार होती है वही हमें सामने दिखती है, तो हम उनका क्षेत्रफल का सूत्र, यानी जो ये 1500 वर्ग मीटर है वो इस सूत्र के बराबर है, इसके समतुल्य है। तो इस दोनों को हम बराबर में रख देते हैं। कैसे बराबर में करेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर किसके है, 1500 वर्ग मीटर के। किसके बराबर है, 1500 वर्ग मीटर के। ये अपने पास में है। अब हम आइए चलते देखते हैं, सर इसमें से नहीं तो लंबाई है, नहीं चौड़ाई है, नहीं ऊंचाई है, लेकिन हमें कुछ दिया हुआ है, वो है पृष्ठीय जो आयताकार फर्श है उसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप दे रखा है, तो आयत का जो परिमाप का सूत्र, यदि थोड़ा हम वापस अपने पिछली क्लास में कई साल पहले जाएं, कुछ महीने पीछे जाएं, पिछली क्लास 8 क्लास में जाएं, तो हमें याद आता है कि लंबाई जो आयत होता है उसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसके बराबर तो होता है आयत का। तो मैं इसकी जगह पर ये आयत का परिमाप है तो ये यहां रख दूंगा 250 गुणा ऊंचाई, ये गुणा हो रहा है तो ऊंचाई वैसे ही गुणा हो रही है, बराबर हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। तो मेरे पास में ये 250 ऊंचाई से h से गुणा हो रहे हैं, तो उधर गए तो भाग में चले जाएंगे, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 1500 बटा 250, 0 से 0 कट गया, 25 का भाग दे रहे हैं, तो 25 का भाग 250 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये 6, और हमारे पास मात्रक है वो मीटर है, तो अपने पास में उस होल की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। उस होल की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी, यानी वो होल कितना ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः होल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर होगी, 6 मीटर होगी। ये जो कुछ बच्चों को ये परिमाप का जो ये सूत्र है आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा ही होता है ना। तो ये L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई है, 2 गुणा, इससे क्या गुणा हो रहा है घनाभ में, H ही तो गुणा हो रहा है ना, केवल H, तो H हमने पीछे रख दिया, ये तो इस सूत्र के बराबर ही है, परिमाप है तो ये परिमाप का सूत्र बराबर, तभी हमें ये परिमाप दे रखा है। जब आपको कोई चीज दे रखी होती है ना, इसका मतलब ये समझिए कि वो नकारी है, वो कुछ न कुछ आपके आवश्यकताओं के अनुसार दी गई है। जिसने क्वेश्चन बनाया है उसको ये पहले ही पता था कि ये काम आने वाली चीज है, तो इसीलिए उसने दी हुई परिमाप, ये परिमाप देने का मतलब ही है। यहाँ हम परिमाप के द्वारा लंबे या चौड़ाई ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिच है। यहाँ पर यदि एक दे रखा होता तो हम जरूर कर सकते थे, या फिर कुछ कथन के रूप में बीजगणितीय सरसमीका होती तो हम जरूर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए अपनी किताब में। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट है, वो 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उनको अलग अलग पढ़ते हैं।
ये बात ध्यान रखिए। यदि हम कहीं पर 7 पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही कर रहे हैं, हम वो गलत है। तो ये ध्यान रखें, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उनको साथ साथ न पढ़कर अलग अलग पढ़ना है। जैसे 9.375, इसको ऐसे पढ़ते 3 चुप 75 मत कर देना, इसको 9.375 ऐसे पढ़ना है। वर्ग मीटर है, ये बता रहा है मीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर होता है। हमें ये डब्बा है, इस डब्बे में एक पेंट कलर भरा हुआ है और ये कलर है जो कितने क्षेत्रफल के लिए प्राप्त है, यानी कितना क्षेत्रफल इस डब्बे के द्वारा भरा जा सकता है, वो 9.375 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है, वो इस एक डब्बे के द्वारा रंगा जा सकता है, कलर किया जा सकता है। तो हमें क्या काम करना, हमें ये करना है कि इस डिब्बे के पेंट से विमाएं का मतलब भुजाएं दे रखी हैं। विमाओं का मतलब शब्द का विमाएं शब्द का अर्थ होता है भुजाएं, यानी जो भुजाएं हैं इस डिब्बे के पेंट से विमाओं वाली कौन सी विमाएं, 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें हैं वो पेंट की जा सकती है, यानी कलर की जा सकती है। ईंटों का माप दे रखा है कि ईंटों की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो ऊंचाई है। विमाओं का मतलब भुजाएं होती है, भुजाएं दे रखी है, यानी पहले हम लंबाई लिखते हैं, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। तो पहला जो मान है वो 22.5 है, वो किसका है, वो उसकी लंबाई का है। फिर वो 10 है, वो 10 उसकी चौड़ाई का है। और फिर जो अंतिम है जो ऊंचाई है 7.5, ये दे रखी है हमें। ईंटों की ईंटों का माप दे रखा है, एक ईंट का माप दिया हुआ है। तो ये बता रहा है कि इतना पेंट है, इससे ये ईंटें एक ईंट की ऊंचाई लंबाई दे रखी है, ये ईंटें हैं वो कितनी कलर कर सकती हैं। तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे भाई कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, भाई एक ईंट है उसका क्षेत्रफल कितना है, फिर उसको हम पता लगाएंगे इस क्षेत्रफल में आ रहा है या नहीं। तो हम निकालेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक ईंट का क्षेत्रफल अब जो ईंट होती है वो अपने पास किस आकार की होती है, समझ लो ऐसी होती है ना, इस आकार की ही होती है ईंटें। तो इस ईंट का मतलब ये घनाभ के आकार की है, तो हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का। और ईंट है तो ईंटें कितनी, ये नहीं बता दीवार में चुनी गई ईंटों का, तब तो उसमें कुछ पृष्ठ है वो चुप जाते हैं। ये बता रहा है ईंटों को कलर करना, तो ईंटों को तो पूर्ण रूप से कलर होता है, चारों ओर ही होता है। और ये जो पृष्ठ होते हैं संपूर्ण पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर हम घनाभ का किसका सूत्र लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का लगाएंगे। ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हम क्षेत्रफल लगाएंगे जो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए हम लगा लेते हैं सूत्र से क्या होगा, 2 गुणा लंबाई अपने पास में कितनी है 22.5 गुणा चौड़ाई कितनी है 10 प्लस करना है चौड़ाई 10 को ऊंचाई 7.5 से प्लस करना है 10 ऊंचाई को किससे 22.5 से। ऐसा काम हमें करना है। तो हम ये जो गुणे दे रखी हैं इनको इधर आसानी से एक एक को कर लेते हैं। पहले गुणा करना है 22.5 को किससे 10 से। नॉर्मली गुणे करने साधारण आप आसानी से कर सकते हो। 0 को गुणा किया 0, पॉइंट पहले भूल जाना है। पहले हमें पॉइंट को क्या करना है भूलना है। ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2, ये 2। अब पॉइंट कितनी संख्या के बाद में 1 के बाद, तो अपने पास में ये 2 तो गुणा में वैसे ही रहेगा। कोष्टक के अंदर हमने 22.5 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए 225, फिर प्लस का चिन्ह प्लस। अब हमें गुणा करना है, वो करना है 7.5 को किससे 10 से, तो इसमें भी सीधा ही पॉइंट हट ही जाएगा। आप एक बार ऐसे अभ्यास करो तो पता चल जाएगा कि पॉइंट कैसे हट रहा है, क्योंकि 10 से गुणा करोगे तो सीधे पॉइंट है वो सीधे ही हट जाता है। तो इसमें भी पॉइंट से कितने हट जाएगा सीधे 75 आ जाएगा। फिर गुणा करना है किसको 22.5 को 7.5 से। इसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, 5 को 5 से गुणा किया, पॉइंट पहले भूल जाओ, पहले नॉर्मल गुणा करा करो। 25 हाथ की 2, 5 दूनी 10, 2
12, हाथ की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का 11, 7 पंजा 35, हाथ की 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हाथ का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 के 5, 5 2 7, ये 8, ये 6 और ये 1, ये अपने पास। अब पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में, एक पर पड़ा, एक ये पड़ा, तो पॉइंट 2 संख्याओं के बाद में, तो 168 पॉइंट कितना आ गया है 75। ये अपने पास में सब योग है, वो टोटल अपने पास में मार्किंग योग आ गया है। अब हमें यहाँ ये प्लस प्लस हो रहा है, तो पहले इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, फिर 2 से क्या करना है, गुणा करना है। ये 2 गुणा पहले मत कर देना, यदि पहले गुणा यदि 2 से आपको करना है तो 2 सभी संख्याओं से गुणा होगा, पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। इससे अच्छा है कि पहले सबको जोड़ दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, 22 225, ये 75, ये 168.75, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट। अब देखो इनमें पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट के बाद क्या क्या है, 0 0 है, तो ये सीधे 5 7 पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 5 10, 10 8 18, हाथ की 1, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, हाथ की 1, 2 1 3, 3 1 4, कितने हो गए अपने पास में, 2 गुणा 468, 468 पॉइंट के बाद में 75 थे, वो वैसे के वैसे रहे, क्योंकि इस एक में 75 पॉइंट के बाद 7 5 थे, बाकी से पॉइंट था ही नहीं, तो वो वैसे ऐड नहीं। अब इससे क्या कर दो, 2 से इसको किसे 2 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को पॉइंट भूल जाओ, 5 को 2 से गुणा किया, 2 को 5 से किया तो सीधा ही हो गया 10, एक हाथ की 14, एक हाथ की 15, एक फिर हाथ की लग गई 16 और एक 17, फिर एक हाथ की 12 और एक 13, फिर एक हाथ की और 8 और एक 9। अब पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में है, 1 2, तो 1 और 2 के बाद क्या लगा दो पॉइंट। तो अपने पास में कितना क्षेत्रफल आ रहा है, वो आ रहा है क्षेत्रफल 937.50, 937.50 ये क्षेत्रफल आ रहा है, तो वर्ग मीटर में हो जाएगा। वर्ग मीटर में कहाँ है, विमाएँ किस में दे रखी है, मीटर में थोड़ी, सेमी में है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्रफल आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेमी में आ रहा है। किस में आ रहा है, सेमी में। ये जो अपने पास क्षेत्रफल आ रहा है, ये क्षेत्रफल अपने पास में सेमी में आ रहा है, वर्ग सेमी आ जाएगा क्षेत्रफल किसका, एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में वर्ग सेमी में आ गया है। तो अब हम किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अब हमें एक ईंट का क्षेत्रफल मिल गया है और 9.375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ज्ञात, इतने के लिए ये पेंट पर्याप्त है, और एक ईंट का है वो इतना आ रहा है। अब थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा फर्क क्या है सर, ये तो एक ईंट का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ का में यहाँ ये जो है ये वर्ग मीटर में है, उसको किससे बदलना है, वर्ग सेमी में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो इसको मीटर में बदलो या इसको सेमी में बदलो। तो हम इसको जो है वो मीटर को किसमें बदल देते हैं, सेमी में कन्वर्ट कर देते हैं, सेमी में चेंज करते हैं। तो सेमी में करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कैसे, इसको मैं चेंज करूंगा, किसको, जो मीटर में दे रखा है क्षेत्रफल उसको सेमी में चेंज करने पर, पेंट करने का क्षेत्रफल, पेंट करने का क्षेत्रफल है वो मेरे पास में है 9.375 वर्ग सेमी, वर्ग मीटर मेरे, सॉरी। अब इसको मुझे सेमी में चेंज करना है, वर्ग है, यदि केवल मीटर होता तो एक बार गुणा करना पड़ता, अब वर्ग यानी वर्ग का मतलब 2 बार, तो मुझे 100 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 9.375 से गुणा
मुझे 100 को कितनी बार करूँगा, 2 बार करूँगा, तब ये किस में हो जाएगा, वर्ग सेमी में हो जाएगा, मात्रक समान हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिए, ये मात्रक है वो उल्टा दे रखा है, तभी आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये मात्रक वाली थी। अब ये मात्रक चेंज हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 0 इससे बढ़ गए, यहाँ पॉइंट आ गया, फिर यहाँ से पॉइंट बढ़ के आगे चला गया, तो अपने पास में हो जाएगा ये गुना करने पर 9 3 5 0 लग जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट हट गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 1 0, हाँ, वर्ग सेमी, यानी ये क्षेत्रफल होगा वो इसके द्वारा रंगा जाएगा। किसके द्वारा, इस कलर के द्वारा, वर्ग सेमी में निकाला है हमने। इस क्षेत्रफल को जो हमें मीटर वर्ग में दे रखा था, वर्ग मीटर में दे रखा था, उसको हमने वर्ग सेमी में निकाला, सिर्फ क्षेत्रफल को कन्वर्ट किया है। अभी जो हमें चीज ज्ञात करनी थी, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, भाई कितनी ईंटें हैं वो रंगी जा सकती है, वो अभी तक हमने काम नहीं किया है। अभी तक तो हमने इसको सिर्फ क्षेत्रफल को ही चेंज किया है, कन्वर्ट किया है। अब हमें निकालनी है कि एक क्षेत्रफल, यानी इतने क्षेत्रफल, अब देखो अधिक इसका है, अब इसका अधिक है ना, अब इसका वर्ग में निकला तब सेमी में निकला, तब सही हो गया ना। अब ये इतना क्षेत्रफल है, डिब्बा इतना क्षेत्रफल को रंग सकता है, कितना है, 93,750, इसको ये डिब्बा है वो रंग सकता है। और अपने पास में एक है, वो कितने को रंग सकता है, 937 को, एक ईंट का क्षेत्रफल है वो 937.50। तो अब हम निकालेंगे ईंटों की संख्या, किसकी संख्या, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, ये एक डिब्बे द्वारा क्षेत्रफल रचता है, ये एक ईंट का क्षेत्रफल है, तो इस जो ये संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें किसका भाग दे देंगे, एक ईंट का। तो संपूर्ण क्षेत्र है वो 93,750, इसमें हम भाग देंगे एक ईंट का क्षेत्रफल का, वो है 937.50, यही है ना। हाँ, अब ये दोनों ही वर्ग सेमी में है, वर्ग सेमी में तब कोई फर्क नहीं। अब पॉइंट हटा दो, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने लग जाएंगे, 100, और ये इस पूरे से पूरा कट गया। अब ये मत करना ये कटा तब सर 0 यहाँ बचा, 0 से 100 नहीं गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ 1 बचता, कटने का मतलब इसका इसमें भाग गया एक बार, तो पीछे कितने बच गए, 100 बच गए, कितने बच गए, 100 बच गए। तो ईंटों की जो अपने पास में संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 होगी। अतः 93,750 वर्ग सेमी क्षेत्रफल में हम कितनी ईंटें रख सकते हैं, 100 ईंटें हैं, जो हम हैं अपने द्वारा रंग सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसका पेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, वो पूर्ण कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अगली अपनी क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन 5 के बाद में 6 7 8 को उनको भी करेंगे। तो धीरे धीरे हम 1-2 क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम भी क्लासें बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब सभी जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ज़रूर इस क्लास को बताएं कि कैसा लगा आपको क्लास, कौन सा टॉपिक है वो समझ नहीं आया, तो उसके हिसाब से हम अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जाए। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट डे होगी। आप सभी को थैंक यू।